नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बी ए सिक्स सेमेस्टर हिंदी का पेपर जो आपका 1 है, इसका बच्चों आज हम तीसरा जो चैप्टर है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी आपके लिखित के आपके क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम इनको कराएंगे, बाद में इसी के जो एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसकी सारी की सारी क्लासें आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पेपर है बच्चों उसकी भी क्लासें हमारी कंप्लीट है, मतलब जितने भी आपके 6 सेमेस्टर आपके पेपर थे, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सभी की क्लासें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है। आप अपना चाहे जो भी 2 आपके सब्जेक्ट आपके होते फाइनल ईयर में, तो सभी सब्जेक्ट की क्लासें हमारी कंप्लीट हैं। आप जाकर के हमारे चैनल में आप फ्री में सारी की सारी तैयारी आप कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट की। तो आज की क्लास में बच्चों हिंदी का जो पेपर आपका 1 है, इसका जो यूनिट आपका 3 है, चैप्टर आपका जो 3 है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर का यहाँ सबको नेम आपको देख लेना है। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा देवनागरी लिपि पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब यहाँ से बच्चों इसका तीसरा चैप्टर है क्या, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके विकास के बारे में समझेंगे। पेपर का आपका नेम है ये, जो कि यूनिट आपका जो 3 है बच्चों, यही आपका पेपर का आपका नेम है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके विकास पर पढ़ना है, जैसे कि पृष्ठभूमि इसकी क्या है, और जो है अपभ्रंश भाषा के उद्भव विकास के पढ़ेंगे, अवहट्ट भाषा, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, इन सभी की उत्पत्ति इसके विकास पर हम जो है चर्चा करेंगे। और इसी से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे, ठीक है। चलेगा, तो सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके विकास की हम बात करें तो भारतीय आर्य भाषा के 3 जो चरण जो है बताए गए हैं। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। फिर तीसरा जो था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है अब तक जो है माना जाता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय आर्य जो भाषा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जो है 2 भागों में बच्चों बांटा गया है। एक है वैदिक संस्कृत, जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया इसको। फिर है लैंगिक जी संस्कृत, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक इसको रखा गया है। अब यहाँ से दूसरा जो बस इसका जो चरण था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का, ठीक है, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया बच्चों। एक है जो कि पाली प्रथम प्राकृत है, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक माना जाता है इसको, इसका समय है। और जो है दूसरी जो है प्राकृत है, पहली पाली है, दूसरी प्राकृत है भाषा है, तो इसको जो है 1 ईस्वी से लेकर के जो है 500 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरी भी अपभ्रंश आपकी भाषा है, ठीक है, तो इसको जो है 500 ईस्वी से लेकर के जो है 1000 ईस्वी तक जो है माना जाता है इसकी उत्पत्ति, इसका विकास। अब यहाँ से आधुनिक भारतीय आर्य जो भाषा है, कौन कौन सी भाषाएं हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि सब क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। अब यहाँ से बच्चों जो दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि अपभ्रंश भाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसके हम विकास की बात करें बच्चों, तो अपभ्रंश जो भाषा है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी जो है इसको माना जाता है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी जो है कहा है। मतलब जो है अपभ्रंश भाषा क्या है बच्चों, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बीच की कड़ी इसको माना जाता है। और जो है अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीरी भाषा आदि के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इन नामों से भी इसको जो है कह सकते हो जाना जाता है। और भी यहाँ से लिखा हुआ कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में जो है मिलता है। मतलब जो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें मिलता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था बच्चों, वो जो है चंड ने 6ठी सदी के, इन्होंने जो है सदी में इन्होंने जिसका प्रयोग किया था, इनकी एक पुस्तक थी, इनका एक ग्रंथ था प्राकृत लक्षण, इसमें जो है इसका इन्होंने जो है प्रयोग किया था। और यदि हम आगे बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि हम बात कहें तो अपभ्रंश नाम जो है पहल बल्लभी जी के जो राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके जो शिलालेखों में भी जो है मिलता है। मतलब जो ये कहते हैं कि अपभ्रंश जो शब्द बच्चों इसका प्रयोग जो कि जो राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मतलब उस समय भी शब्द का प्रचलन में था ये।
फिर यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि अवभट्ट भाषा का समय क्या है बच्चों। अवभट्ट जो भाषा है इसका समय जो है 900 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व तक जो है निश्चित किया गया है। यहाँ से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट्ट जो भाषा है बच्चों ये अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी के बीच की जो है कड़ी मानी जाती है। मतलब जो है अवहट्ट भाषा कौन सी बच्चों है, ये जो है अपभ्रंश जो आपकी भाषा है जो पुरानी हिंदी है इसके बीच की जो है मिडिल पॉइंट इसको माना जाता है। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतेश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है बच्चों वर्ण रत्नाकर में जो इसका प्रयोग मिलता है। मतलब जो अवहट्ट शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था ज्योतेश्वर ठाकुर ने किया था। किसमें किया था, इनका एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, इसमें जो इनका प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। विद्यापति ने भी कीर्तलता की भाषा को अवहट्ट जो है कहा है। मतलब कीर्तलता इनकी जो रचना है इसकी भाषा को भी जो है विद्यापति ने क्या कहा है कि ये जो लिखी गई अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। फिर यहाँ से बच्चों अगला जिसमें जो क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी प्रारंभिक हिंदी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है कहा है। मतलब जो है जो परवर्ती जो अपभ्रंश जो भाषा है इसी को इन्होंने जो है पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट जो है दिखाई देती है। मतलब जो है 8वीं जो 9वीं जो शताब्दी है इसमें सिद्धों की जो भाषा थी, ठीक है, इससे हमें जो अपभ्रंश से निकलती हुई जो है प्रतीत होती है, फिर स्पष्ट होता है कि इसी से जो है निकली है ये पुरानी हिंदी प्रारंभिक हिंदी। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियाँ थी, उनकी जो रचनाएं थे उसमें कहीं कहीं पर विकासमान हिंदी के प्रयोग जो है अवश्य जो है मिलते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि विद्यापति ज्योतेश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज जो है मिल जाते हैं। नाथों जोगियों की जो वाणी थी इसमें भी जो है आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप जो है दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से बच्चों मानक हिंदी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मानक हिंदी की हम बात करें तो लिपि के जो है विविध स्तरों पर, मतलब लिपि के बहुत सारे स्तर होते हैं, तो लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली जो विषम रूपता है उसको दूर कर उसमें एक रूपता को लाना, ये क्या है, मानकीकरण है। और मानक जो है हिंदी का है जो कि स्वरूप है, एक मानक उसका स्वरूप है और जिसका जो है शिक्षा कार्यालयीन कार्यों आदि में जो है प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के क्षेत्र बच्चों काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। यह केवल हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं, मतलब जो है यह जो भाषा है हिंदी केवल हिंदी राज्यों में ही नहीं बोली जाती है बल्कि उन राज्यों में भी बोली जाती है, समझी जाती है जहाँ पर जो है उसकी मातृभाषा नहीं है। और इन क्षेत्रों की भाषाओं बोलियों का प्रभाव हिंदी पर जो है पड़ता है, जिसके वर्ण हिंदी के अनेक रूप उभरने लगते हैं और इन्हीं अनेक रूपों में एक रूपता लाना ही हिंदी भाषा का मानकीकरण है। इतना आपको लिखना बच्चों। और यहाँ से बिंदु लास्ट में लिखा हुआ कि हिंदी के मानक रूप का विकास खड़ी बोली में जो हुआ है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके लिखित के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब यहाँ से बच्चों आपके MCQ के आपके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इनको भी देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका MCQ का पेपर आपके कराते हैं, जैसे कि CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, BU झांसी, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये सभी क्या है आगरा विश्वविद्यालय MCQ का पेपर कराती हैं। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं MJQP वगैरह। तो इसका पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है बच्चों, आपको बताना है। हिंदी के विकास का बच्चों जो क्रम है वो है हिंदी के विकास का पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, इसके 3 इसको भागों में बांटा गया है हिंदी के विकास को। फिर है पाली भाषा का काल क्या है बच्चों, इसको 500 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 1 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर है अपभ्रंश भाषा का काल क्या है बच्चों, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसको माना गया है, ईस्वी तक। फिर है हिंदी की जो उत्पत्ति है बच्चों जिस अपभ्रंश से मानी जाती है कौन सी, तो कहोगे सौर सैनी से मानी जाती है, इसमें का चौथा है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन की अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख किसने किया था, तो पतंजलि जी ने किया था, इसमें का पहला। फिर है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने बच्चों चरण हैं, तो इसके 3 चरण हैं, अभी मैंने आपको बताए थे। फिर है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो बच्चों संस्कृत ये भाषा नहीं आर्यों की और सभी हैं।
फिर देखिएगा कि मध्यकालीन भाषीय आर्य भाषा का आदिम रूप है तो अपभ्रंश है, इसमें का पहला है। फिर है अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था है बच्चों, तो अवहट्ठ है, इसमें का दूसरा है। फिर है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो पाली का विकास बच्चों 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक माना जाता है, पूर्णतः सत्य है। दूसरा देखिएगा कि प्राकृत जो भाषा है, ठीक है, इसका चरण है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक, तो ये 1000 तक नहीं माना जाता है, ये 1 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ये जो है दूसरा गलत है बच्चों, और सभी इसमें का सही है। अगला देखिएगा कि अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो डिंगल बच्चों इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अवहट्ठ, देश भाषा, ये सभी होते हैं। फिर देखिएगा अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है, तो इसका प्राचीनतम प्रयोग बच्चों जैन साहित्य में हुआ है, इसमें का दूसरा है। फिर है कि वियोगात्मक भाषा है, तो अपभ्रंश भाषा है, इसमें का तीसरा है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पाली किस धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा कहोगे, इसमें का चौथा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है बच्चों, तो 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, इसमें का दूसरा है। फिर देखेगा कि अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, तो प्राकृत से हुआ है बच्चों, इसमें का प्राकृत भाषा से। फिर देखिएगा कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है, तो कहोगे पौम चरेव है, इसमें का लगाइएगा बच्चों, तीसरा। फिर है कि अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं, तो इसको हम देश भाषा कहते हैं, इसमें का तीसरा है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो स्वयंभू जी माने जाते हैं, इसमें का चौथा है। फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अपभ्रंश का व्याकरण मिलता है, तो शब्द अनुशासन में, इसमें का तीसरा लगाइएगा। फिर कौन सा सुमेलन सही नहीं है बच्चों, तो शब्द अनुशासन राम सिंह इसके हैं, इसके द्वारा, तो ये गलत है बच्चों। फिर देखिएगा 23 नंबर है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो 6ठी सदी में मिलता है, कौन सी 6ठी सदी में। फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट विवेचन किसने किया है, तो कहोगे हेमचंद जी ने, इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर नंबर क्वेश्चन कि अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी बच्चों, तो 10 है, इसमें का पहला। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि अपभ्रंश को देश काल किस विद्वान ने माना है, तो ग्रेसन जी ने माना है, इसमें का दूसरा है। फिर है अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो शंभू जी, इसमें का तीसरा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं बच्चों, तो इसके 2 भेद उन्होंने माने हैं, इसमें का तीसरा है। फिर है कि अपभ्रंश का भावभूत कहा जाता है, तो पुष्पदंत जी को, इसमें का दूसरा है। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द अपभ्रंश भाषा में किस वर्ग की ध्वनि का बाहुल्य है, तो टा वर्ग की ध्वनि का, इसमें का पहला है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो सरहपा जी, इसमें का पहला क्वेश्चन बनेगा। फिर है कि हाड़ जो कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है बच्चों, तो कहोगे राम सिंह है, इसमें का दूसरा लगाइएगा। फिर है सिद्ध साहित्य का रचनाकार नहीं है, सिद्ध साहित्य का रचनाकार कौन नहीं बच्चों, तो देवसेन नहीं, और ये सभी हैं, ठीक है, देवसेन को छोड़कर। अगले देखिएगा बच्चों कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है बच्चों, आपको बताना, तो कहोगे सरपा जी हैं। फिर अब पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है इसका, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। फिर है कि पुष्पदंत का रचना काल है, तो 10वीं सदी है। फिर है कि सांध्य भाषा किसकी है, आपको ये बताना है, तो कहोगे सिद्ध कवियों की, इसमें का दूसरा है। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो कहोगे दोहा है, इसमें का तीसरा। फिर है कि पुरानी हिंदी का उदय हुआ है अवहट्ठ से, इसमें का चौथा है। कीर्तलता किसकी रचना है बच्चों, तो विद्यापति जी की, अभी मैंने आपको कराया था। फिर है कि कीर्त पटाका के रचनाकार कौन है बच्चों, तो विद्यापति जी हैं। अगला देखिएगा कि अपभ्रंश तथा अवहट्ठ में चौपाई कितने जो है मात्राओं का छंद था, तो 15 मात्राओं का बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 43 नंबर हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, तो हिंदी उर्दू मिश्रित, इसमें का पहला है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसमें का पहला है। मानक हिंदी की आधार बोली है, तो कौरवी है, इसमें का चौथा। फिर है कि बोली या भाषा मानकता प्राप्त
करने पर हो जाती है तो सरल ये शुद्ध हिंदी वस्तुता है। तो मानक बच्चों भाषा है ये, इसमें का तीसरा है। भाषा का मानकीकरण क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। भाषा का मानकीकरण होता है एक रूपता लाना, बिल्कुल, इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया है। मानकीकरण की प्रक्रिया जो बच्चों होती है ये जो है कभी पूर्ण नहीं होती है, इसमें का तीसरा। फिर है मानक भाषा का प्रसार आसानी से हो सकता है क्योंकि सहज और जो है ये सरल होती है, बिल्कुल, इसमें का दूसरा। भाषा में एकरूपता लाना कहलाता है, इसको हम मानकीकरण कहते हैं। मतलब भाषा में जो एकरूपता लाना होता है ये मानकीकरण कहलाता है बच्चों, कुछ नहीं में बनेगा। फिर है कि नागरी लिपि और अंकों में एकरूपता लाने हेतु सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, इसमें का पहला है। फिर है कि इनने कौन सा जो है शब्द मानक शब्द नहीं इनमें से आपको बताना है, तो इनने ये नहीं है बच्चों, सभी हैं। अगला देखिएगा कि मानक वर्तनी है, तो पाठशालाओं ये वर्तनी है बच्चों। फिर देखिएगा कि मानक वर्तनी है तो 6 है इसकी संख्या। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ क्या है बच्चों, तो विभिन्न देशों के भीतर, ठीक है। अगला देखिएगा अमानक शब्द है। अमानक शब्द क्या है बच्चों, तो मंडल है, इसमें का पहला है। हिंदी भाषा के मानकीकरण में योगदान रहा है, तो किसका रहा बच्चों, तो सिनेमा, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, सभी का। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालयी भाषा के शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता तो जो है रहती है, इसमें का तीसरा है। मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, ठीक है, इथरिंगटन ने किया है, इसमें का होगा चौथा है। फिर है मानकता के आधार पर भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समानता या एकरूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है, इसमें का तीसरा। खड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख किया है लल्लू लाल जी ने, इसमें का पहला है। 19वीं सदी के अंतिम जो है दशक में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाले विद्वान कौन है, आपको बताना है। तो ये जो है अंबिका दत्त व्यास जी, इसमें का दूसरा होगा। फिर है कि मानक हिंदी में व्याकरण के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं बच्चों, व्याकरण के आधार पर, तो इसके 5 प्रकार हैं। फिर है कि मानक शब्द है, तो डिबिया जो है बच्चों ये मानक शब्द है, ठीक है। तो ये आपको मैंने करा दिए हैं इसमें बच्चों जो क्वेश्चन आपके थे, 65 आपके MCQ आपके क्वेश्चन थे। यूनिट आपका तीसरा है, तीसरा जो चैप्टर आज पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।